नमस्कार। आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखिए, वेक्टर की सीरीज में हमने सबसे पहले सीखा था कि वेक्टर होता क्या है और इसके अंतर्गत हमने जाना था कि वेक्टर एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है। वेक्टर के बारे में हम जानते हैं, वेक्टर की डेफिनेशन हमने सीख ली है कि वेक्टर होता क्या है, और उसी के अंतर्गत हमने सीखा था कि वेक्टर को एक लाइन सेगमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए, वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में जो ये लाइन सेगमेंट होता है, तो इस लाइन सेगमेंट के सिचुएशन के अनुसार इसके टाइप्स ऑफ वेक्टर डिफाइन किए गए। मतलब वेक्टर है कैसा, वेक्टर की वैल्यू क्या मिलेगी, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ किस तरह से रिलेटेड है, उसके बेस पर टाइप्स ऑफ वेक्टर है। टाइप्स ऑफ वेक्टर में बहुत सारे वेक्टर्स आते हैं, तो इनमें से आइए हम एक एक करके देखते हैं और सीखते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर में देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जीरो या नल वेक्टर। नाम से स्पष्ट है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। देखिए, नाम से स्पष्ट है, जीरो जीरो मतलब जीरो। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो वह वेक्टर जीरो वेक्टर कहलाता है। इस वेक्टर को डिनोट कैसे किया जाता है? जीरो वेक्टर को डिनोट करने के लिए हम जीरो ऐसा बोल्ड करके बनाए, या फिर जीरो लिख करके उसके ऊपर एरो का सिंबल बनाए, या फिर जीरो लिख करके ऐसा लाइन सेगमेंट या फिर बार का साइन बनाए। तो इस तरह से जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो वह जीरो वेक्टर कहलाएगा। तो जीरो वेक्टर इसको कहा क्यों गया है? देखिए, जब वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन सेगमेंट का यूज करते हैं, तो लाइन सेगमेंट बनाने के लिए स्टार्टिंग में पॉइंट लेते हैं, और इस पॉइंट को लेकर के जैसे हम इसका डायरेक्शन बनाने के लिए, इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने के लिए आगे ले जाते हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो यह कहीं नहीं जाता है। मतलब यहीं पर, यहां से शुरू होता है और यहीं पर यह खत्म हो जाता है। जीवन जहां से शुरू वहीं पर खत्म। तो इस तरह के वेक्टर को जीरो वेक्टर कहेंगे। यदि इसको रिप्रेजेंट किया जाए ए के द्वारा, तो इसको लिखा जाएगा वेक्टर ए टू ए, इस तरह से। यदि इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट किया जाए वेक्टर ए के द्वारा, तो इस वेक्टर ए को यदि जीरो वेक्टर कहेंगे, और यदि यह जीरो वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा जीरो। इसका भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आएगा जीरो। देखिए, वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो जीरो वेक्टर का डायरेक्शन क्या? तो जीरो वेक्टर का डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट होता है। मतलब इसका डायरेक्शन डिफाइन नहीं होता है। इसके डायरेक्शन को हम हमारी स्वेच्छा से किसी भी डायरेक्शन में बोल सकते हैं या फिर इसका यूज कर सकते हैं। इस तरह से फर्स्ट जीरो वेक्टर कंप्लीट। अब बात करते हैं सेकेंड वेक्टर। देखिए, सेकेंड वेक्टर प्रॉपर वेक्टर। जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो वह जीरो वेक्टर कहलाएगा। प्रॉपर वेक्टर जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होता है। मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ ऐसा न्यूमेरिकली नंबर के फॉर्म में जीरो को छोड़ करके आए, वह वेक्टर प्रॉपर वेक्टर कहलाएगा। इसके बाद थर्ड वेक्टर की बात करते हैं, यूनिट वेक्टर। देखिए, यूनिट वेक्टर यह बहुत ही मोस्ट और ज्यादा यूजफुल वेक्टर होता है। इस वेक्टर को हम कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और इस वेक्टर के बेस पर एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बनते हैं और पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, यूनिट वेक्टर, यह वेक्टर भी नाम से स्पष्ट है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो। मैग्नीट्यूड यूनिट आए। यदि यूनिट वेक्टर को वेक्टर ए के द्वारा रिप्रेजेंट करें, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालें, तो यह 1 के इक्वल आएगा। इस तरह से यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 और इसका डायरेक्शन किसी भी साइड में, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? यदि किसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड किया जाए, यूनिट वेक्टर निकाला जाए, तो उसके ऊपर ऐसा कैप का सिंबल लगाया जाता है।
और इसको क्या पढ़ा जाता है, ए कैप। ए कैप बोल करके इसका रीडिंग किया जाता है और इस तरह का वेक्टर यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है और उसका यूज जहां जहां आएगा करना है। कैसा कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए कह दिया जाए, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए कह दिया जाए तो उसको लिखा जाता है ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। कोई सा भी वेक्टर होगा और इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसके लिए ये यूज किया जाएगा। ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर ऑफ ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। अब देखिए नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स, देखिए इनिशियल का मीनिंग होता है कि जहां से स्टार्ट किया जाता है। तो इनिशियल को मतलब हो जाएगा यहां पर साथ में, मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट या फिर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो वो सारे वेक्टर को इनिशियल वेक्टर्स कहे जाते हैं। जैसे एक वेक्टर ये रिप्रेजेंट करे जिसका इनिशियल पॉइंट ये और टर्मिनल पॉइंट ये हो, डायरेक्शन ऐसे बने, और एक सेकेंड वेक्टर आ जाए जिसका इनिशियल पॉइंट ये हो और टर्मिनल पॉइंट इधर जाए और इसका डायरेक्शन ये हो जाए। देखिए इस वेक्टर और इस वेक्टर, यदि इस वेक्टर का नाम वेक्टर ए हो और इसका नाम वेक्टर बी हो और इन दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम हो तो इन्हें को इनिशियल वेक्टर्स कहा जाएगा। अब आइए नेक्स्ट वेक्टर्स की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट वेक्टर्स है कोलिनियर या फिर पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल के बारे में हम जानते हैं कि ऐसे लाइन या ऐसे लाइन सेगमेंट जो एक दूसरे के सेम डिस्टेंस पर रिप्रेजेंट हो, मतलब कहने का ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे के पैरेलल हो उन्हें पैरेलल वेक्टर्स कहा जाता है। देखिए कोलिनियर वेक्टर्स या फिर पैरेलल वेक्टर्स वे वेक्टर्स कहलाते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हो, उनका डायरेक्शन कुछ भी हो, सेम डायरेक्शन हो सकता है या फिर अपोजिट डायरेक्शन हो सकता है, बट वो एक दूसरे के पैरेलल हो, तो ऐसे वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर्स या फिर पैरेलल वेक्टर्स कहा जाता है। रिप्रेजेंट करने में बात करें लाइन सेगमेंट में, तो यदि एक वेक्टर ऐसा हो और दूसरा वेक्टर ऐसा हो, इन दोनों का डायरेक्शन सेम हो तो ये कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। यदि एक वेक्टर्स ऐसा हो और दूसरा वेक्टर ये ऐसा हो, दोनों आपस में पैरेलल हो तो ये कोलिनियर या फिर पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। इनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी, इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड डिफरेंस हो सकते हैं। डायरेक्शन एक दूसरे के सेम या फिर अपोजिट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के वेक्टर्स को कहा जाता है कोलिनियर वेक्टर्स। अब देखिए कोलिनियर वेक्टर्स में क्या है कि यदि इस वेक्टर को नाम दे दिया जाए वेक्टर ए और इस वेक्टर को नाम दे दिया जाए वेक्टर बी, और यदि ये दोनों वेक्टर आपस में कोलिनियर या फिर पैरेलल हो तो इनके बीच में एक बहुत ही अच्छा और सिंपल सा रिलेशन होता है जिसे हमें याद रखना है। और आगे चल करके जब क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि इस वेक्टर को इस वेक्टर से पैरेलल है, प्रूफ करके बताइए या फिर फाइंड करके बताइए कि गिवन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो उसके लिए कंडीशन कि ये वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल है तो वैल्यू हमें मिलेगी वेक्टर ऑफ ए इक्वल्स टू वेक्टर ऑफ बी, और इसके साथ एक कांस्टेंट आएगा। यह कांस्टेंट या तो लैम्डा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे या फिर इसको एम के द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे या फिर इसको के द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे, कुछ भी हो सकता है। ये कांस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। और इस तरह का रिलेशन यदि किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में हो तो ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर या फिर पैरेलल वेक्टर्स कहे जाते हैं। अब आइए नेक्स्ट वेक्टर्स की बात करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए इक्वल वेक्टर्स। अब देखिए नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर्स। नाम से स्पष्ट है ऐसे वेक्टर्स जो इक्वल होते हैं उनको इक्वल वेक्टर्स कहेंगे, लेकिन इक्वल होंगे कब
और उनको इक्वल्स बोला कब जाएगा, इसके बारे में हमें ध्यान रखना है, याद रखना है क्या कि यदि मान लीजिए सपोज कीजिए कोई से भी दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। अब इन दोनों वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स कब कहा जाएगा, जब ये दोनों वेक्टर्स तीन बातें सेटिस्फाइड करेंगे। फर्स्ट कि ये दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो। सेकेंड, ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो, वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल हो। और थर्ड, इन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम हो। इस तरह से कोई से भी वेक्टर्स इक्वल तभी कहे जाएंगे जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दोनों पैरेलल होने चाहिए और दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तभी वेक्टर्स को इक्वल कहा जाएगा। इस तरह से इक्वल वेक्टर्स हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट वेक्टर की बात करते हैं, नेगेटिव वेक्टर। देखिए नेगेटिव वेक्टर वह वेक्टर कहलाएगा जो किसी गिवन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सेम हो और साथ में उसका डायरेक्शन इस वेक्टर के डायरेक्शन के अपोजिट हो। मतलब वह वेक्टर, ये वेक्टर हो गया गिवन वेक्टर, तो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सेम यदि किसी अदर्स वेक्टर का हो और उसका डायरेक्शन इस वेक्टर के डायरेक्शन के अपोजिट हो तो वह वेक्टर नेगेटिव वेक्टर कहा जाएगा। यदि इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर की बात करें तो उसे माइनस ऑफ वेक्टर ए के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। यदि ए बी कोई सा वेक्टर हो और इसका नेगेटिव वेक्टर यदि रिप्रेजेंट करना हो तो उसको लिखा जाएगा माइनस वेक्टर ऑफ बी ए। यदि वेक्टर का नाम पी क्यू हो तो इसके अपोजिट वेक्टर की या फिर इसके नेगेटिव वेक्टर की बात करेंगे तो इसको लिखा जाएगा क्यू पी वेक्टर। इस तरह से नेगेटिव वेक्टर को अपोजिट वेक्टर भी कहा जाएगा, वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन उनका डायरेक्शन अपोजिट हो। देखिए जो हमने कोलिनियर या फिर पैरेलल वेक्टर्स सीखा था तो उसमें ये जो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं यदि इन वेक्टर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए और उनका मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो वह नेगेटिव वेक्टर में आ जाएंगे। और यह भी याद रखिएगा कि इसमें जो ये वेक्टर डायरेक्शन सेम वाले कोलिनियर हैं, डायरेक्शन जिनका सेम हो, एक ही तरफ डायरेक्शन हो, तो इनको लाइक वेक्टर कहा जाता है और इनको अनलाइक वेक्टर्स कहा जाता है, जिनका डायरेक्शन अपोजिट हो और वो एक दूसरे के पैरेलल हो। यदि पैरेलल हो और डायरेक्शन अपोजिट हो तो ये अनलाइक वेक्टर्स में आएंगे और ये लाइक वेक्टर्स में आएंगे। अब आइए एक और वेक्टर्स की बात करते हैं, नेक्स्ट वेक्टर्स इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। इंडिपेंडेंट वेक्टर, देखिए इंडिपेंडेंट वेक्टर वह कहलाएगा जिस वेक्टर को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जा सके। मतलब मेरा कहने का यदि कोई सा वेक्टर है और उस वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के बेस में ऐसा, इसका इनिशियल पॉइंट ये ए हो गया और इसका टर्मिनल पॉइंट ये बी हो गया और इसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। देख रहे हैं आप, इसका ये इनिशियल पॉइंट और इसका ये टर्मिनल पॉइंट, इस वेक्टर को हम यदि यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस वेक्टर को उठा करके हम दूसरे जगह इसी डायरेक्शन में इसी लेंथ में यदि दूसरी जगह रिप्रेजेंट कर दें, जैसे यही वेक्टर हम यहाँ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें, ऐसा ये ए रहेगा, ये बी रहेगा और इसका डायरेक्शन सेम रहेगा, तो इस तरह से जो वेक्टर अपने प्लेस से हट करके किसी दूसरे अदर प्लेस में ट्रांसफर किए जा सके, ऐसे वेक्टर को इंडिपेंडेंट वेक्टर या फिर फ्री वेक्टर कहा जाता है। देखिए इंडिपेंडेंट वेक्टर, फ्री वेक्टर वो वेक्टर्स हैं जिनको हम स्पेस में, जैसे ये वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है, अब इसी वेक्टर को हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हुए यदि इसी वेक्टर को इसी डायरेक्शन के साथ इधर ऐसे लेके आ जाएं या फिर इधर ऐसे लेके आ जाएं या फिर इधर ऐसे लेके आ जाएं, तो इस तरह से यह वेक्टर फ्री वेक्टर कहलाता है। और हम मैथ्स में जितने भी वेक्टर से पढ़ेंगे, जितने भी वेक्टर से सीखेंगे, वो सारे वेक्टर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे।
जिनका हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अदर्स मैथमेटिकल ऑपरेशन सीखेंगे, वो सारे इंडिपेंडेंट या फिर फ्री वेक्टर्स होंगे। इस तरह से टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में जो यूनिट वेक्टर्स होता है, इक्वल वेक्टर्स होता है, कोलिनियर वेक्टर्स होता है, इन सभी वेक्टर को हमें ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस सॉल्व करना है। यदि हमें ये सभी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स अच्छे से आएंगे और यदि हम इनको अच्छे से सीख लेंगे तो हम एक्सरसाइज फर्स्ट 10.1 बहुत ही आसानी से और सेल्फ कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 10.1। जय हिंद।